दोस्तों, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी के पहले टॉपिक वर्णमाला की। हमने फर्स्ट क्लास में सिलेबस लिखवा दिया था और पढ़ा भी दिया था वर्णमाला का कुछ पार्ट, लेकिन कुछ और बच्चे कहने लगे कि एक बार दोबारा पढ़ाया जाए, तो इसलिए हम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाने जा रहे हैं वर्णमाला का पार्ट। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए। चलिए, हिंदी में हम आपको बता चुके हैं कि हमें दो पार्ट में पढ़नी है, एक व्याकरण के पार्ट में और दूसरा हमें पढ़ना है साहित्य के पार्ट में। ठीक है, तो व्याकरण के पार्ट में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं क्या, अपना वर्णमाला। तो वर्णमाला में सबसे पहला जो पार्ट आता है, जो शब्द लिखा जाता है, वो होता है हमारा वर्ण। तो वर्ण होता क्या है? मनुष्य की जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं ध्वनि। देखिए, हमें कोई भी शब्द बोलना हो, कोई भी अक्षर बोलना हो, तो हम जब तक अंदर से आवाज़ नहीं निकालेंगे तब तक हम उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो जब मनुष्य के अंदर से आवाज़ निकलती है उसे कहा जाता है क्या, ध्वनि। बहुत सी किताबों में बहुत से व्याकरणकर्ताओं ने वर्ण की एक रूप को ध्वनि भी कहा है, इसलिए हम वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। तो दूसरी बात, वर्ण होता क्या है? मनुष्य के अंदर से निकली हुई आवाज़ को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। अभी ध्वनि हो गई, अब हमें बात करनी थी कि वर्ण बनाया कैसे जाए। तो मान लीजिए हमारे अंदर से आवाज़ आती है अ, और इसके बाद आवाज़ आती है आ। तो एक आवाज़ जो थी ये छोटी थी, हल्की सी थी, हल्के से निकली, और दूसरी आवाज़ में थोड़ा सा वजन था, थोड़ा ज़ोर से निकली। तो इसलिए अब हमें पता करना था कि जो आवाज़ निकली उसको हम पहचाने कैसे। तो इस आवाज़ को पहचानने के लिए हमने एक चिन्ह बनाया, और इसी चिन्ह को कहा गया क्या, वर्ण। ठीक है, तो इसी चिन्ह को क्या कहा गया, वर्ण कहा गया। ठीक, एक बात। दूसरी बात, बहुत से लोग इसी वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्षर क्यों कहते हैं? देखिए, अक्षर का मतलब है, अक्षर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक है आ और दूसरा है क्षर। देखिए, क्षर का अर्थ होता है क्षरण अथवा नष्ट, और आ का मतलब होता है नहीं। तो हम कह सकते हैं वर्ण क्या है, जिसका क्षरण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता वो क्या है, वर्ण है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आता है कि भाषा की न्यूनतम इकाई बताइए। ठीक है, तो कोई भी भाषा हो, आप हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, किसी भी भाषा के लिए सबसे प्रारंभ में आपको उसकी क्या पढ़नी पड़ती है, वर्णमाला। आप अंग्रेजी भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन। भाई, क्योंकि जब तक आपको ए नहीं पता होगा और आपको अमन लिखना है, तो आप जब ए पता होगा, एम पता होगा, ए पता होगा और एन पता होगा, तभी आप लिखेंगे क्या, अमन। तो वर्णमाला की या भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या होती है, वर्ण होती है। ठीक है, तो वर्ण समझ में आ गया। अब हम यहाँ एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख लेते हैं क्या, चलिए हम बोले दे रहे हैं, लिख लीजिए। वर्ण के आगे लिख लीजिए, भाषा की न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं, लिख लिया। दूसरा लिख लीजिए, भाषा का
सबसे छोटी मूलभूत इकाई को भी वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। ठीक है। अक्षर है जिसका अर्थ है जिसका क्षरण न किया जा सके, अर्थात जिसे नष्ट न किया जा सके, वो क्या है? वर्ण है। ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। वर्ण हो गया, तो वर्ण के बाद हमारा क्या आया भाई? जब वर्ण पढ़ लिया तो वर्ण के अंदर हमें पढ़ना है क्या? वर्णमाला। ठीक है। यहीं पर एक पार्ट और जुड़ जाता है। वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द के बाद हमारा वाक्य बनता है, पद बनता है, पद के बाद पदबंध बनता है, पदबंध के बाद वाक्य बनता है, और वाक्य से हमारे भाषा का निर्माण होता है, और भाषा के अंदर ही पढ़ा जाता है क्या? व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई होती है। तो वो पार्ट हम जब साहित्य में भाषा का पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं किस पे? वर्णमाला पे। तो देखिए भाई, माला क्या है? माला का मतलब आपको पता होगा, जो एक धागे में इस प्रकार से पिरोई जाए वो होती है क्या? माला। ठीक है। तो वर्णमाला क्या है भाई? अलग अलग दो शब्दों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? एक है वर्ण, दूसरा है माला। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? वर्णों के, वर्णमाला क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोट करते चलिएगा। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सबको पता हो गया। दूसरी बात, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखिए, बहुत से लोग बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं, 46 वर्ण हैं, 58 वर्ण हैं, लेकिन भैया हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिनमें से 11 आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 33 आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, 33 आपके व्यंजन होते हैं। 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त अक्षर कह लीजिए, संयुक्त वर्ण होते हैं। कितने हो गए? 4 3 7 1 8 और 3 1 4 48 हो गए। बचे कितने? हमें गिनने थे कितने? 52। 49 50 51 52। जो 4 बचे वो हो गए आपके आयोग वाह। अच्छा देखिए, आयोग वाह बहुत से लोग अंग और आहा को कहते हैं। तो भैया अंग आहा के साथ साथ 4 आयोग वाह हैं। संस्कृत में भी 4 हैं, हिंदी में भी 4 हैं। ठीक है, लेकिन इनको अलग अलग गिना जाता है, इसलिए अलग अलग वर्णों में गिनती है। तो ये कुल मिला करके जो आपके हो गए कितने? 52 वर्ण हो गए। ठीक है, टोटल 52 वर्ण हो गए। याद रखिएगा, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त वर्ण और 4 आयोग वाह को मिला करके हमारी वर्णमाला तैयार होती है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं सर जी द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं। हाँ, तो आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं सर जी आगत स्वर आ जाते हैं, वो भी आ जाते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा उच्छिष्ट व्यंजन भी आ जाते हैं, तो भैया वो भी आते हैं। लेकिन ये सारे व्यंजन अलग अलग मानकों के तौर पर बताए गए हैं। ठीक है, तो उनकी चर्चा हम जब पढ़ेंगे व्यंजन का पार्ट तब करेंगे। अभी हमें पढ़ना था क्या? वर्णमाला। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। वर्णमाला के बाद
अब यहाँ से क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन क्या आता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि भाषा की न्यूनतम इकाई, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, हम कह सकते हैं क्या, वर्ण, या तो हम लिख सकते हैं क्या, अक्षर, या हम लिख सकते हैं क्या, ध्वनि। कोई भी ऑप्शन आ जाए आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं। तो इसका आंसर भी भाई कौन दे रहा है, हाँ इसका अभी हमने बताया आपको कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 ही क्वेश्चन ये बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने किस पे, दूसरे पार्ट पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने वर्णमाला पढ़ ली, तो यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण भेद, ठीक है भाई। वर्ण हमने पढ़ लिए, वर्ण होते क्या हैं, तो वर्ण क्या होते हैं, भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब हम वर्ण भेद पढ़ेंगे, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। वर्ण भेद क्या होगा, तो वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से वर्ण, एक होते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण, क्या, व्यंजन वर्ण। अच्छा, बहुत से लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर इस प्रकार से भी व्यंजन लिखा होता है। तो देखिए ये वाला जो व्यंजन लिखा है ये संधि के अनुसार लिखा है। संधि में एक नियम होता है कि जब या रा लावा के बाद कोई स्वर आ जाए, व्यंजन आ जाए, कौन सा, तीसरा, पहला, तीसरा या पांचवा, तो वो अपने पांचवें में बदल जाता है या अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये बिंदी यहाँ पर लगाई जाती है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही क्या हैं, सही लिखे हैं, ठीक है। चलिए, तो स्वर वर्ण। तो अब हम बात करेंगे किसकी, स्वर की। हाँ, अंग्रेजी में तो पढ़ा ही होगा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं भाई, हाँ सही। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, स्वर वर्ण। बहुत लोग स्वर पे आ जाते हैं और वर्ण भूल जाते हैं। अरे भैया वर्ण का ही भाग स्वर है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्वर क्या होनी चाहिए, स्वर क्या होता है। हाँ, आपने बात सही कही कि स्वर का मतलब आवाज भी होता है। स्वर निकल रहा है, बहुत लोग कहते हैं मुंह से स्वर निकालिए, इनके मुंह से बहुत अच्छे अच्छे स्वर निकलते हैं। तो भैया आवाज़ की ही बात होती है, ठीक है। लेकिन आवाज़ का अगर हिंदी व्याकरण में अर्थ लेते हैं तो हम किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। और ध्वनि का मतलब हमें पता है क्या, वर्ण। तो जब मुख से स्वर की बात की जाए तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि हिंदी वर्णमाला के ही केवल स्वर निकलें, वहाँ पर क्या निकलेंगे, व्यंजन भी निकल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वर नहीं होता है। स्वर का क्या मतलब है, तो लिखिएगा, लिखते चलिए साथ में। स्वर किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, ठीक है, अथवा
जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, ठीक है, अथवा जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाएं, अवस्था में बोले जाएं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मतलब जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, मतलब जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आप बोलिए का और बोलिए खा और बोलिए गा, ठीक है, बहुत आसानी से बोल लेंगे। हाँ, बोल के सुनाइए। हाँ, लेकिन अब हम आपसे कहते हैं आप बोलिए। अच्छा, ये वाला सबको पता है ना, ये लगता है हलंत। हलंत का मतलब होता है वो वर्ण क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। का, अब बोलिएगा खा, अब बोलिएगा गा। भैया बोल के सुनाइए जरा। हाँ, तो ये हम नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे, हमें पढ़ाया गया है छोटे से लेकर के, और जब तक भी हमें पढ़ाया गया तब तक हमें पढ़ाया गया आधा का, आधा खा, आधा गा। लेकिन हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार अगर हम देखें तो इसका कोई भी औचित्य नहीं होता है। इसको पढ़ने के लिए हमें पढ़ना है कैसे? क, क्योंकि आवाज़ में आ नहीं आना चाहिए, अंदर से केवल का आएगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? क, ख, ग, ठीक है। तो ये क्या है? ये व्यंजन है। क्यों? क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता से पूर्ण नहीं बोले जा सकते, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर आपसे कहा जाए अ, आ, ए, ऐ, तो आप बोल लेंगे कैसे? अ, आ, ए, ऐ, ठीक है। तो इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, इसलिए ये क्या हैं? स्वर हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा स्वर की परिभाषा आपको। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वरों की संख्या की, स्वरों की संख्या की। दूसरी बात, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, कहीं कहीं पर स्वरों की संख्या 13 लिखी होती है, कहीं कहीं पर 14 लिखी होती है। तो आज आप लोग सुन लीजिए, जो स्वरों की संख्या 13 और 14 लिखी होती है वो संस्कृत के अनुसार बताई जाती है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी की मानक वर्णमाला है उसमें 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जो लोग 13 और 14 की बात करते हैं वे संस्कृत की वर्णमाला के अनुसार बात करते हैं, उसमें 13 और 14 भी होते थे। लेकिन हमें बात कितनी करनी है? 11 स्वरों की, ठीक है। तो 11 स्वरों में कौन कौन से स्वर होते हैं हम लिखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। इसके बाद बहुत लोग ए, ऐ पढ़ते हैं, जबकि बीच में आता है क्या? री, ए, ऐ, ओ और आओ। हाँ, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, एक बात यहीं पर हम बताए दे रहे हैं आपको, अंग और आहा को भी लोग जो है गिनते हैं किसमें? स्वरों में।
तो याद रखिएगा, अंग और आहा ना तो स्वर हैं और ना ही क्या हैं, व्यंजन हैं। इनको हम बाद में पढ़ेंगे ये हैं क्या। हमें चाहिए कितने थे, 11 स्वर। ठीक है, आपको 11 स्वर पता हो गए। अब जब स्वर पता हो गए तो अब आपको पता होगा, जब स्वर हमें मालूम हो गए, अब हमें अगर शब्द बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, मात्राएं चाहिए। ठीक है, तो मात्रा क्या होती है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, मात्रा। हाँ, कोई छात्र हमें ये बताए कि मात्रा होती क्या है, बताइए भाई। हाँ हाँ, मात्रा क्या होती है, तो सुनिएगा। मात्रा, देखिए मात्रा क्या है, आपने आ पढ़ा और किसी वर्ण के साथ हमें आ लिखना है। जैसे ये का था और का के साथ कह दिया जाए छोटा आ लिखो मात्रा में, तो भैया का में छोटा आ तो खुद है होता है, मात्रा तो होती ही नहीं। लेकिन अगर कहा जाए का में बड़ा आ लिखिए, तो आप क्या करते हैं, का में बड़ा आ लग गया, तो बड़े आ की क्या है, मात्रा। तो ये क्या है, ये किसका रूप बता रहा है, बड़े आ का। तो स्वरों के सांकेतिक रूप को वर्णमाला, अरे गलत हो गया, स्वरों के सांकेतिक रूप को मात्रा कहते हैं। अच्छा, मात्रा को याद रखिएगा, पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई। हाँ, वो संस्कृत गणित वाला पाई नहीं है, हाँ ये पाई, मात्रा को पाई बोला जाता है। ठीक है, पाई मात्रा सुना होगा आपने, किसी ने अगर पढ़ा होगा तो इंग्लिश की जो किताब आती है, इंग्लिश स्पीकिंग की जो किताब आती है, उसमें सबसे पहले पेज में आपको मिलेगा 12 खड़ी। वो इसी स्वरों के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन उसमें 2 और शामिल कर लिए जाते हैं, कौन, अंग और आहा। तो कैसे बनता है, मान लीजिए हम का को ले लें, तो क, का, की, कु, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। इस प्रकार से हमारा निर्माण होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मात्रा की संख्या की। किसकी बात करेंगे, मात्रा की संख्या। तो मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो छोटे आ की तो होती नहीं है, अभी हम गिन लेते हैं। ये बड़े आ की, ये छोटी, ये बड़ी, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये अच्छा री की मात्रा ये ऐसे टा बनाया जाता है नीचे करके। ठीक है, 1 पाई ए हो गया, 2 पाई आई हो गया, 1 पाई डंडा ओ हो गया, 2 पाई 1 डंडा, ये क्या है, औ की मात्रा। तो कितनी हो गई, यहाँ थी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मात्रा में ही शामिल किया जाता है किसको, इनको। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के अनुसार, लेकिन इनको हम हिंदी वर्णमाला की, मूल वर्णमाला की जो मात्राएं हैं उनमें नहीं गिनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मूल मात्राएं कितनी हैं, 10। संख्या कितनी हो गई, 10। ठीक है, ये किसके अनुसार है, उच्चारण के अनुसार है, ये भी हम लिखे दे रहे हैं, उच्चारण के अनुसार, उच्चारण के अनुसार। लेकिन अगर आपसे कह दे लेखन के अनुसार मात्राएं बताइए, तो आपको 10 हो गई, 2 बढ़ा देनी है, कितनी हो गई, 12। कितनी हो गई, 12। ये किसके अनुसार हैं, लेखन के अनुसार हैं, लेखन के अनुसार हैं। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हाँ, तो हम आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। गर्मी बहुत पड़ रही है भाई। हाँ, तो इसके आगे अब हम चलते हैं। हमने जब मात्रा पढ़ ली और मात्रा की संख्या पढ़ ली, तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? स्वर भेद। ठीक है, क्या पढ़ना है? अब हम ऊपर से लिखेंगे, इसको रफ करे दे रहे हैं। यहाँ पर 4 हो गई थी, 5वां यहाँ पर स्वर भेद। ठीक है, दिख रहा है स्वर भेद। चलिए देखिए भाई, स्वर आपने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे स्वर भेद की। तो इसमें नोट जरूर करते चलिएगा। स्वरों को स्वरों को 5 आधार पर बांटा जाता है। स्वरों को 5 आधार पर बांटा जाता है। बहुत लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा कि 5 आधार कौन से हैं। देखिए, बेस हम बता रहे हैं। क्या बेस? किस हिसाब से स्वर बंटते हैं। तो देखिए, आपके मुख में क्या है? आप आवाज़ दे रहे हैं तो वो क्या है? उच्चारण है, ध्वनि है, उच्चारण है, उसके अनुसार बटेगा। आपके मुंह में जीभ है, जीभ के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण होता है। आपके ओंठ चल रहे हैं, आपके ओंठ चल रहे हैं और उस ओंठ के अनुसार वर्गीकरण होता है। आपकी मात्रा चल रही थी, उस मात्रा के आधार पर वर्गीकरण होता है। तो इतने प्रकार से आपके, और एक और सबसे बड़ी चीज़, आपका मुख चल रहा है। कितने लोग हमें बताएंगे मुख होता कहाँ है इतने बड़े चेहरे में? हाँ, देखिए, मुख का मतलब है कि जो ये ओंठ के अंदर का हिस्सा है वो कितना यूज हो रहा है स्वरों के उच्चारण में, उसके आधार पर बांटे जाते हैं। क्या? 5 प्रकार के स्वर। ठीक है, स्वर कितने भाग में होते हैं? 5 प्रकार से। तो पहला आधार हम लिखते हैं क्या? मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर। तो लिखते चलिएगा, मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भेदों में बांटा जाता है, या मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला हम लिखने जा रहे हैं मात्रा के आधार पर। तो सबसे पहले हम मात्रिक वाले ही लिखेंगे। एक मात्रिक स्वर। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर। और तीसरा हम लिखेंगे त्रिमात्रिक स्वर। हाँ, बहुत सी किताबों में बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, वो भी हम लिख रहे हैं। देखिए, एक मात्रिक स्वर को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर को ही, पहले हम लिख लें फिर नोट करिएगा, मूल स्वर कहा जाता है। इन्हीं को रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं स्वरों को मौलिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक स्वर कहा जाता है। कुछ भी लिखा आए,
और एक तो प्रचलित नाम सुना ही होगा। हाँ बताइए। हाँ, इन्हीं स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है, जिसकी वर्णन आप पढ़ते हैं किसमें, छंद शास्त्र के अंतर्गत लघु और गुरु की मात्रा के रूप में। तो वहाँ पर क्या है, मात्रा किसकी, स्वर की, स्वरों की ही बात करते हैं। तो एक मात्रिक के इतने नाम हो गए। अभी होते क्या हैं बाद में बताएंगे, पहले सबके नामकरण कर लीजिए। द्विमात्रिक स्वर को क्या दूसरा नाम है, तो इसे ही कहा जाता है क्या, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। इसके बाद दूसरा नाम क्या है, कोई बताएगा। हाँ, इनके साथ कोई क्या होगा, गुरु स्वर। गुरु स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद बात आती है त्रैमात्रिक स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। इसे ही कहा जाता है क्या, पुलुप्त स्वर। ठीक है, अब चलिए हम बोल रहे हैं, आप नोट करते चलिएगा। हाँ, अभी हम लिखेंगे होते कौन कौन से हैं, पहले परिभाषाएं लिख लीजिए। लिखिए, एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। किसका लगे, एक मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे क्या होते हैं, एक मात्रिक स्वर होते हैं। ठीक है, या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अच्छा, मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम, अब आपको बता दें कि आपने पढ़ा होगा कि जो हिंदी है या कोई भी भाषा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत से हुई। तो जो संस्कृत में सबसे पहले वर्ण निकले उसमें सबसे पहला वर्ण था आ ई उ ण। ये आपने पढ़ा होगा, शायद न पढ़ा हो या पढ़ा हो। संस्कृत में आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए जाते थे, उनमें पहला माहेश्वर सूत्र था आ ई उ ण और दूसरा माहेश्वर सूत्र था री ली क। तो आ ई उ और री ये क्या हैं, हमारे मूल स्वर हैं, अर्थात एक मात्रिक स्वर हैं। याद रहेगा, एक मात्रिक स्वर क्या हैं, जिनमें एक मात्रा का समय लगे वे क्या हैं, एक मात्रिक स्वर हैं। और एक मात्रिक स्वर होते कौन कौन से हैं, बताइए भाई। अभी हमने बताया आपको। हाँ, कौन कौन से, आ ई उ और री। ये क्या है, एक मात्रिक स्वर हैं। कितने, याद रखिएगा, चार। चार जो हैं एक मात्रिक स्वर हैं, चार एक मात्रिक स्वर हैं, आ ई उ और री। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, द्विमात्रिक स्वरों की। तो द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं, हाँ तो आप लोग स्वयं बता सकते हैं द्विमात्रिक स्वर क्या है, बताइए। हाँ हाँ, देखिए इसमें क्या है, एक मात्रा है तो इसमें कितनी है, दो मात्रा, द्वि का मतलब दो। तो यहाँ पर क्या है, जिनमें क्या हो, दो मात्रा का समय लगे। कितना, दो मात्रा का समय लगे, मात्रा का समय लगे। अथवा, अथवा भी लिख सकते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं अथवा में, ह्रस्व की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगे। भाई ह्रस्व में एक मात्रा आपने कहा अ और इसमें कहा आ, थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ा, अधिक समय लगे, वे क्या कहलाते हैं, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं, या दीर्घ स्वर कहलाते हैं, या गुरु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब इसके अंदर आएंगे कौन कौन से स्वर, तो लिखिएगा। हाँ, इसको हम रफ करेंगे, लिखिएगा। देखिए इनकी जो संख्या होती है वो अभी चार निकल गए बच्चे, कौन कौन से, आ ई और उ, छोटा उ आ गया था,
बड़ा ऊ आ गया। अच्छा अभी कह दीजिए दीर्घ री भी आएगा, तो दीर्घ री का जो प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है, ना कि हिंदी में। तो ये मूल स्वर हो गए। अब इन्हीं के जो बचे वो भी तो होंगे, तो हम इसको यहाँ से रफ करते हैं। ये ही यहाँ आ गया था, ये ही यहाँ आ गया, बड़ा ऊ यहाँ आ गया। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी? 4। इनकी संख्या कितनी? 7। एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4, द्विमात्रिक स्वरों की संख्या 7। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, पेपर में बहुत पूछी जाती है, कभी कभी लिख देता है निम्न में से संयुक्त स्वर बताइए। हाँ, 2 बातें आती हैं, निम्न में से संयुक्त स्वर बताइए। तो जो आपके ये 4 होते हैं, कौन से? ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर हैं। हाँ, व्यंजन तो आपने सुने होंगे, संयुक्त व्यंजन सुने होंगे आपने, छत ज्ञ री बनता है जो, वो होता है। और ये जो 3 बचते हैं ये क्या हैं? मूल दीर्घ स्वर। कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, 4 दे देगा, आ, ई, उ और बड़ा, और पूछेगा निम्न में से मूल दीर्घ स्वर बताइए, तो वो क्या होगा? बड़ा आ होगा। या पूछ दे ई, उ, री और ऐ दे दे, कह दे संयुक्त स्वर कौन सा है, तो ऐ आपका संयुक्त स्वर है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? त्रिमात्रिक स्वरों की। त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर क्या होता है? देखिए, इनका प्रयोग हिंदी या किसी भी भाषा में लिखित रूप में नहीं होता है, बहुत कम ही जगह देखने को मिलता है इनका प्रयोग। लेकिन नोट कर लीजिए, हम बोले दे रहे हैं। हाँ, परिभाषा के अनुसार तो क्या होगा? जिनके उच्चारण में कितना लगे? 3 मात्रा का समय लगे। जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वो क्या कहलाता है? त्रिमात्रिक स्वर कहलाते हैं। हाँ, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए प्लुप्त स्वर होते क्या हैं। लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, वो कहलाते हैं त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर। ठीक है। हाँ, और लिख लीजिए, इन स्वरों को लिखने के लिए, इन स्वरों को लिखने के लिए दीर्घ स्वर के आगे, किसके? दीर्घ स्वर के आगे हिंदी के गणितीय 3 का चिन्ह लगाया जाता है, लगाया जाता है। एक तो प्लुप्त स्वर ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा हम लिख सकते हैं, जैसे देख लीजिए, हमने लिखना था राम, तो ये हमारा तो राम था, तो ये क्या था? दीर्घ स्वर था, लेकिन इसके बीच में हमने ये डमरू लगा दिया। हाँ, ये देखा होगा 5 बनता है ये डमरू, तो ये क्या हो गया? राम। ये हो गया प्लुप्त स्वर। ठीक है, नीचे एक नोट लिख लीजिए, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग दूर से पुकारने, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग दूर से पुकारने, विलाप करने या जोर जोर से चिल्लाने में किया जाता है। ठीक है, जोर जोर से चिल्लाने में किया जाता है, वे क्या होते हैं? प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक, तो पहला भेद हमारा हो गया क्या? मात्रा के आधार पे कितने? 3 स्वर कौन कौन से? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और
त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, अब हम दूसरा भेद पढ़ते हैं। इसके बाद हमने अभी आपको बताया था कि मुख के जितने पार्ट हैं सबके आधार पर आपको अलग अलग बनाना होगा और बताना होगा स्वर किस किस आधार पर होते हैं। तो दूसरा लिख लीजिए। दूसरा क्या है? जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, जिह्वा या जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब जीभ कैसे प्रयोग होगी? ठीक है, तो हमें जीभ कैसे प्रयोग करनी है, चलिए हम लिखते हैं। कितने होते हैं? तो पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च स्वर, अग्र, मध्य और पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा कार्य करे, मतलब जिनका उच्चारण होने में जीभ का ये जो आगे का नुकीला भाग होता है, ये भाग कहीं न कहीं मुख को स्पर्श करे, तो ये होते हैं, इन स्पर्श से निकलने वाले स्वर क्या कहलाते हैं? अग्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से अग्र स्वर होते हैं? तो लिख लीजिए। छोटी, हाँ हम ऐसे ही बताए दे रहे हैं जैसे आपको आता है, वैसे तो ई, ए और ए ये होते हैं आपके क्या? अग्र स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है वे अग्र स्वर। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे क्या? पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होते हैं? हाँ, अब तो परिभाषा क्लियर हो गई कि जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा, अब जीभ का पिछला हिस्सा अर्थात यहाँ से जहाँ से आपकी जीभ जुड़ी हुई होती है, यहाँ से जो आवाज़ निकल रही है वो कहीं न कहीं यहाँ पर टकरा रही है, तो ये हिस्सा जहाँ पर कार्य करे वे कहलाते हैं पश्च स्वर। अब कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं? तो उ, ओ, और कोई बच्चा? हाँ, छोटा बच्चा, हाँ छोटा बच्चा। और यहाँ पर आएगा, देखिए बड़ा आ क्यों आता है? क्योंकि जब बड़ा आ बोलते हैं तो आ की आवाज़ थोड़ा पीछे से और जोर आती है, तभी बड़ा आ होता, नहीं छोटा निकल आएगा। इसलिए ये बड़ा आ और इसी में आ जाता है आ, यह भी जोर से आता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करे वे होते हैं पश्च स्वर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर होता है कौन सा? छोटा, मतलब जो बीच में आपने देखा होगा जीभ में कुछ हिस्सा होता है, बीच में दबा होता है, खाली भाग होता है, तो उस भाग से टकराकर जो आवाज़ आए या जिसमें जीभ का मध्य भाग कार्य करे वो कहलाता है मध्य स्वर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और करा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखे दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो आधार होगा वो क्या होगा? हाँ, अभी हमने आपको मुख का भाग बताया था, तो मुख था, तो अब हम मुख की स्थिति के आधार पर यहाँ लिख लेते हैं। मुख की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर बताइए भाई कितने स्वर होते हैं? हाँ, 4 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से? लिखिए। ये होते हैं विवृत स्वर, दूसरा अर्धविवृत, तीसरा
अर्धसंवृत, अर्धसंवृत, और चौथा हो जाता है आपका संवृत स्वर। संवृत स्वर है, याद रखिएगा। देखिए, इसको याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा फुल ओपन, अर्थात जिसमें मुंह आपका पूरा डब्बा के बराबर खुल जाए, आ, ठीक है। अर्धविवृत में हाफ ओपन, आधा खुला हो। अर्धसंवृत में क्या है, अर्धसंवृत में क्या होगा, हाँ, हाफ क्लोज हो जाएगा, हाफ क्लोज हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बताइए, हाँ, फुल क्लोज नहीं, इसमें हम सिर्फ लिखते हैं क्लोज, क्योंकि अगर पूरी तरीके से मुख बंद कर दिया जाएगा तो आपके मुख से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, क्लोज, ना कि हाफ क्लोज, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर विवृत स्वर कौन से होते हैं, हाँ, अच्छा, एक चीज़ और, इनको निम्न स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्न स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और संवृत को उच्च स्वर भी कहते हैं। क्या, उच्च स्वर, क्योंकि ये थोड़ा सा जोर से बोले जाते हैं और ये थोड़ा धीमे। अब हम इसमें लिख लेते हैं कौन कौन से स्वर होते हैं, बताइए कौन कौन से स्वर होते हैं। तो इसमें क्या होगा, बड़ा, तो अर्धविवृत में कौन सा आएगा, आधा खुला रखना है। देखिए, आ ए ओ, आ ए ओ, तीन आ गए हमारे किसमें, आ ए आओ, इसमें आ गए आ ए आओ। और इसमें क्या होगा बताइए भाई, आ होगा कि आ होगा, अभी आधा रखना था तो इसमें भी तो आएगा ये। यहाँ क्या आएगा जल्दी से बताओ, यहाँ आएगा ए और ओ, और लास्ट वाला हमारा आएगा ई ऊ, अरे ई ऊ। ये हो गए हमारे क्या, मुख की स्थिति के आधार पर स्वर। कौन कौन से, विवृत स्वर, जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुला हुआ हो, वे होते हैं विवृत स्वर। कौन सा, आ। अर्धविवृत, जिनके उच्चारण में मुख क्या हो, हल्का आधा खुला हो, वे होते हैं अर्धविवृत स्वर। कौन कौन से, आ ए औ और आ। इसके बाद अर्धसंवृत, जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद हो। कौन सा, ए, आधा मुख बंद होगा। हमने अभी बताया था कि जहाँ से दांत हैं आपके वहाँ से बंद होंगे, वो उसके आधार पे आएगा आपका मुख, ए और ओ, ठीक है। और संवृत में आता है आपका क्या, कि आपका मुख आधे से ज़्यादा लगभग बंद रहे। क्या रहे, लगभग बंद रहे, तो वे क्या कहलाते हैं, ई ऊ, ठीक है। चलिए, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। जो बचे हुए आपके भेद हैं वो हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसी क्लास में हो सकता है हमारा नेक्स्ट पार्ट भी स्टार्ट हो जाए, व्यंजन का जो पार्ट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।